तो चलिए आज की क्लास में भारत का इतिहास नामक टॉपिक को देखेंगे और याद रखिएगा इसमें भी आज की क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और याद रखिएगा क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है और आप लोग धैर्यपूर्वक बैठिएगा और साथ ही साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे उसको नोट कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का प्राप्त काल है, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो याद रखें 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो याद रखना राजस्थान में है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जा गया था? याद रखना सिलखड़ी का। आगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हमेशा याद रखिए कांस्य युग की थी बाबू। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो याद रखना हमेशा कांस्य युग की थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखना व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय था। हमेशा याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखना व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसी थी? तो याद रखना शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखना ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? तो हमेशा याद रखिएगा ईंट से बनाए जाते थे। अगला है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो याद रखना दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना दयाराम साहनी था, जो कि कब खोज किया था? तो याद रखना 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था, तो याद रखिएगा सबको, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो याद रखना लोथल था, जो कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। आगे पैमानों की खोज की ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो याद रखना लोथल में हुई है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। आगे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? तो याद रखना सिंडन के नाम से पुकारा है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो हमेशा रखना अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आगे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो याद रखना हड़प्पा है, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? याद रखना हड़प्पा संस्कृति से। हमेशा याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। आगे कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? याद रखना धौलावीरा से। हमेशा याद रखिएगा धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। किसने किया था? याद रखना दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था, याद रखना। कब किया था? याद रखना 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? याद रखना 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखना लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखना मोहनजोदड़ो से। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? याद रखना हड़प्पा शहर का खोज किया था। हड़प्पा शहर का खोज किया था, कब किया था? तो याद रखना 1921 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। मोहनजोदड़ो के खोज किया था। बात किया जाए कब किया था? तो याद रखना 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। आगे क्या है? जो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी हुए है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? याद रखना सर जॉन मार्शल थे।
आगे किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? याद रखना बैल का। आगे के हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो याद रखना उचित समाजवादी थी। याद रखना उचित समाजवादी थी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना कालीबंगा से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, याद रखिएगा, इसे वीवीआई मान लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को जरूर वीवीआई मानिएगा, ठीक है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो याद रखना कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो याद रखना कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? याद रखना राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? याद रखना सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है कहाँ से? तो याद रखना मोहनजोदड़ो से। याद रखना मोहनजोदड़ो से पाया जाता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखना लोहा का प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो याद रखना गाय का अवशेष है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो याद रखना गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल में से नृत्य मुद्रा वाली अस्थिरी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखना मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली अस्थिरी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा। आगे है हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखना लोहा से परिचित नहीं थे। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो याद रखना लोथल से। आगे की मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? याद रखना संस्कृति पर। आगे देखते हैं आगे क्या है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित है? याद रखना आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो याद रखना आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे देखते हैं आगे की सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो तथा मृद भांडा हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता की से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। आगे है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा, पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो याद रखना हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो याद रखना लाल रंग का उपयोग होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो याद रखना पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाला स्नानक की गार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो याद रखना मोहनजोदड़ो से पाया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, याद रखना गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? याद रखना गुजरात में ही स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो याद रखना धौलावीरा है, जो कि 3 भागों में क्या था? विभक्त था, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम है क्या? वैदिक सभ्यता को देखेंगे। अगला टॉपिक का नाम क्या है? दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो देखते हैं पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो याद रखना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो याद रखना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो याद रखिएगा। आगे है कि आर्य शब्द का आर्थिक शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो याद रखना तंबाकू का ज्ञान है, जो कि वैदिक काल के लोगों का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, याद रखना शुल्ब सूत्र है, जो कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो याद रखना ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो याद रखना 4 है, जो कि वेदों की कुल संख्या है। कौन कौन हो गया? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। 4 वेद का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे है कि भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते की किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो याद रखना मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखना पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो याद रखना सामवेद को। संस्कृत भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखना सामवेद को, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो
आगे है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। देखिए इधर दर्शन का नाम है, इसे प्रवर्तक के नाम। सांख्य का प्रवर्तक कौन है तो याद रखना कपिल हो जाएगा। न्याय का प्रवर्तक कौन है तो याद रखना गौतम हो जाएगा। चरवाक का प्रवर्तक कौन है तो याद रखना चरवाक हो जाएगा। योग का प्रवर्तक कौन है पतंजलि हो जाएगा। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन है तो याद रखना बादरायण हो जाएगा। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा का बादरायण हो जाएगा। वैशेषिक का कनाद हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है तो याद रखना मनु हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है तो याद रखना मनु है, जो कि प्रथम विधि निर्माता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है तो याद रखना श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है तो याद रखना गोधन हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है तो याद रखना 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं तो याद रखना होत्र कहते हैं। वेदों को ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है तो याद रखना ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं तो याद रखना 10 मंडल होते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे की ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां होती हैं तो याद रखना 1028 सूक्तियां होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं होती हैं तो याद रखना 10,580 ऋचाएं होते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने के लिए ऋचाएं हैं तो याद रखना 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं तो याद रखना 200 है। और बात किया जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है तो याद रखना ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। नया वेद की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। याद रखिएगा नया वेद कौन है तो याद रखना अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद हो जाएगा याद रखिएगा, जो कि नया वेद है। याद रखिएगा इसमें जादू टोना के बारे में वर्णन है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन है ऋग्वेद है। त्रयी नाम किसे है तो याद रखना 3 वेद को बाबू। ठीक है, त्रयी नाम किसे है तो याद रखना 3 वेद को। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी वेद या देव वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन सा है तो याद रखना वेद हो जाएगा। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है तो याद रखना पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो याद रखना जैमिनी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो याद रखना मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है तो याद रखना शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे अथर्ववेद से। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि उपनिषद का मुख्य विषय है तो याद रखना दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो याद रखना कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है तो याद रखना 18 है, जो कि पुराणों की कुल संख्या होती है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था तो याद रखना प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था तो याद रखना इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था, तो याद रखिएगा इस सबको। ठीक है, आगे की शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है तो याद रखना जयमिति से संबंधित पुस्तक कौन है तो याद रखना शुल्भ सूत्र हो जाएगा। अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है तो याद रखना ऋग्वेद से लिया गया है। आज भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो याद रखना पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम से समर्पित है तो याद रखना 9वें मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था तो रखना परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है तो रखना 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की क्या दर है तो हमेशा याद रखिएगा 1/6 से बाबू, याद रखना 1/6 है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है तो याद रखना ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी याद रखना सिंधु नदी है, जो कि सर्वाधिक वर्णित नदी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि उपनिषद काल में के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे तो याद रखना कैकेयी के शासक थे। कैकेयी के बाबू याद रखिए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है तो याद रखना कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए तो याद रखना अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मनु के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो याद रखना शाक्त दर्शन है, याद रखिए सबको। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो याद रखना अतरंजी खेड़ा को बाबू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है? तो याद रखना धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई है, याद रखिएगा। आगे है कि गायत्री मंत्र जो कि देवी सवित्री को संबोधित थे, किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखना ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो याद रखना गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? तो याद रखना स्वर्ण आभूषण है जो निष्क से जाने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आगे एक उपनिषद पुस्तकें हैं, तो याद रखना दर्शन पर आधारित पुस्तकें। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? याद रखना प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? याद रखना चिकित्सा से संबंधित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? याद रखना यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ किससे चलता है? याद रखना यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगनी सभा क्या थी? याद रखना मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? याद रखना गणतंत्र हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखना ऋग्वेद जो है, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नाया वेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद हो जाएगा। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो याद रखना सांख्य जो कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो याद रखना वैदिक युग में। आगे की बात किया जाए, आगे है कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? याद रखना लोहार, जो लोहारगिरी कहा जाता है, लोहार या लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? याद रखना पाणिनि है, जो कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के क्या है? रचनाकार हैं। कौन से स्मृति प्राचीनतम है? याद रखना मनुस्मृति है, जो कि सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो याद रखना रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्राचीनतम पुराण कौन है? याद रखना मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर VVI मार लीजिएगा जरूर ही। ठीक है, आगे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? तो याद रखना सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो याद रखना काल या कुटुम्बकम। याद रखिएगा ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? याद रखना विरथ। विरथ ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? याद रखना शतपथ ब्राह्मण है, जो कि सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? याद रखना उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे? याद रखना समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? याद रखना विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना ईरान से संबंधित है। किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? याद रखना सामवेद संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अभी बताएं आप लोग को, अथर्ववेद में बस जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर शब्द इंगित करता है किसको? याद रखना निर्जीव जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? याद रखना ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? याद रखना गाय के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से के संबंध का सूचक है? याद रखना कुंभा और क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो याद रखना बीजी तिलक ने लिया था। याद रखना बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में रचित है? याद रखना यजुर्वेद है, जो कि अंशतः गद्य रूप में रचित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? याद रखना प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 संस्कार होती है। याद रखिए कर्म का सिद्धांत संबंधित है। याद रखना मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अगला टॉपिक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म व जैन धर्म है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना लुम्बिनी में हुआ था। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? याद रखना जातक हो जाएगा।
आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, याद रखना किसके लिए, याद रखना बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, याद रखना बौद्धों का हो जाएगा। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, याद रखना कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार है, याद रखना नालंदा है, जो कि भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार माना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, याद रखना महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे, याद रखना बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे, तो हमेशा रखना बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी, याद रखना राजगीर में। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का, याद रखिएगा। मिलिंद राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, याद रखना है नागसेन के बीच में, याद रखिएगा नागसेन के बीच में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, याद रखना मत पद्मानी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, याद रखिएगा। आगे की कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, याद रखना कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, याद रखना पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे के बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, हाथी, देखिएगा हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल है जो जन्म का प्रतीक है। साढ़ है जो कि यौवन का प्रतीक है। घोड़ा है गृह त्याग करने का प्रतीक है। पीपल है जो कि ज्ञान का प्रतीक है। शेर है जो कि समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह है जो कि निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप है जो कि मृत्यु का प्रतीक है। बाबू याद रखिएगा, स्तूप है जो क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। तो याद रखिएगा सबको, ये सब VVI प्रश्न है बाबू, याद रखना ये सब VVI पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबको, ठीक है। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, याद रखना आलार कलाम था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो आलार कलाम हो जाएगा। बुद्ध में वैराग भावन किन 4 दृश्यों के कारण बलवित है, याद रखना बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी के दृश्यों के कारण, याद रखना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, याद रखना श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, याद रखना विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आगे देखते हैं आगे क्या है, जो आगे भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, याद रखना सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखना धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण को प्रदान किया गया था, याद रखना अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, याद रखना पाली में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, याद रखना है किसने की थी, तो हमेशा रखना वसुमित्र ने की थी। आगे देखते हैं कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे, याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, याद रखना बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, याद रखना सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं आगे क्या है, जो आगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के वाली पहली महिला कौन थी, याद रखना महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। बोध गया स्थित है, याद रखना बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है, याद रखना बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, याद रखना बोध गया में प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता है, याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आगे को बढ़ते हैं आगे क्या है, जो बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, याद रखना महिला और शूद्रों पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, याद रखना घोड़ा है, जो कि बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, याद रखना कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है, जो सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, याद रखना नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, याद रखना अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है, याद रखना सबसे बड़ा बौद्ध स्फूर्त है जो कि सांची ही है, इसलिए विख्यात है, याद रखिएगा। आगे कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है, याद रखना पाली का ज्यादा प्रयोग जो कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं आगे क्या है, जो आगे के महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना कुंडलग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो हमेशा रखना गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगला है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को
महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, याद रखना। उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, याद रखना कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो थी किस वंश से संबंधित थी, याद रखना कोलीय वंश से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना अशोक के। याद रखिए, देखिए बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, देख सकते हैं यूपीएससी मेंस 2011, यूपीएससी मेंस 2007, यूपीएससी मेंस 2004 में पूछा गया सवाल है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे की मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमनीदेही अभिलेख का से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। आगे की भारत महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। देखिए 47वें बीपीएससी 2005 में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। आगे की गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे, श्रावस्ती में दिए गए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, गजांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी, त्रिशला थी, जो कि महावीर की माता थी। महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान है महावीर का मूल नाम। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषिदेव थे। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषिदेव थे, जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी थे जैनियों के 24वें तीर्थकर, बाबू याद रखना है, महावीर स्वामी थे जैनियों के 24वें तीर्थकर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में आता बहुत बार है, याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, याद रखना 24वें तीर्थकर हुए। और अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे, याद रखना महावीर स्वामी थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, याद रखना 24वें तीर्थकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। याद रखना है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और एवं पालन पोषण किसके अनुसार पर हुआ है, याद रखना सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखना स्थूलभद्र थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, याद रखना ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, याद रखना जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो हमेशा रखे ना जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म को महिमा है वह जैन धर्म की महिमा है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, याद रखिएगा, इसको जरूर नोट कीजिएगा, VVI प्रश्न है, ठीक है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। सैदवाद सिद्धांत है, याद रखना जैन धर्म का। सैदवाद सिद्धांत किसके, याद रखना जैन धर्म का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, चौदह पूर्व जैन साहित्य को कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अनेकतावाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, जैन मत का। महान धार्मिक घटना महाशक्ति महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, याद रखना बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखना पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखना बल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, याद रखना प्राकृति व अर्धमागधी में है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली घोषाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, हिंदू यूनानी का अधिक था, याद रखना हिंदू यूनानी का अधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, याद रखना सातवतों ने प्रारंभ की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, याद रखना नालंदा था, जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला टॉपिक का नाम है
महाजनपद काल, याद रखिएगा। चौथा टॉपिक का नाम क्या है, महाजनपद काल नाम है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था, याद रखना भोजक एवं ग्राम भोजक कहा गया। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, याद रखना अवंतिका है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, याद रखना महापद्य नंद हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन है, याद रखना महापद्य नंद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, याद रखना ईरानियों के द्वारा किया गया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। VVI प्रश्न बाबू याद रखिएगा, VVI प्रश्न है, इसको जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, याद रखना अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, याद रखना अजातशत्रु को, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, याद रखना उदयनी ने। अगला है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, याद रखना बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, याद रखना 323 ईसा पूर्व में, याद रखना 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर प्रभाव डाला था, याद रखना झेलम की, याद रखना झेलम की हो जाएगा, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या है जो किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, याद रखना उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन बाबू, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन हो जाएगा। मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी, याद रखना गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी सवाल बनता है, याद रखिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, याद रखना गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी रूप में चयन किया गया था, याद रखना उदयनी द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, याद रखना अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, याद रखना घनानंद हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, याद रखना 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, याद रखना नंद राजवंश का शासन था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन है, याद रखना मगध हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, याद रखना घनानंद है, जो कि नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था, याद रखना 1600 ईसा पूर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में इससे भी सवाल आता है, याद रखना है। ये सवाल आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कलिंग हो जाएगा, कलिंग में हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो उसका नाम है डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र को मारा गया था, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसी कारण अपने पुत्र द्वारा क्या हुआ था, मारा गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, शिशुनाग ने जीतकर। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय, जो कि 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो याद रखना लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, याद रखना लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो याद रखना अर्धचंद्राकार आकृति का हो जाएगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना बृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो याद रखना भोजक कहा गया है। कलि ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो इतना भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या होता है, धनी व्यक्ति होता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है, तो धनी व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो इधर नाम दिया हुआ है जैन संगतियों का। इधर संगीति है, प्रथम संगीति, इधर द्वितीय संगीति। प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, स्थल पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र हुआ था। समय हुआ था 520 द्वितीय 512 ईसा पूर्व में हुआ था, बल्लवी स्थल पर हुआ था। और देववर्धि क्षमा श्रमण क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इधर आगे बौद्ध संगीतियां, इधर संगीति दिया हुआ है, इधर समय दिया हुआ है, इधर शासक का नाम दिया हुआ है, इधर स्थान दिया हुआ है, इधर अध्यक्ष दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। इससे एक सवाल बनता है बाबू, ठीक है, याद रखना है। इससे एक सवाल आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो भी मारना चाहते हैं मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी, ठीक है। क्या है, प्रथम
बौद्ध संगीत कब हुआ था, याद रखना है 483 ईसा पूर्व में। किसके शासक में, याद रखा है अजातशत्रु के शासक में। और स्थान कहाँ पर हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखना 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन थे, कालाशोक थे। और स्थान वैशाली और अध्यक्ष सरकामनी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन थे, अशोक के समय हुआ था। स्थान पाटलिपुत्रा है। और अध्यक्ष कौन थे, मुगल लुप्त हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम सदी ईस्वी में। और कनिष्क इसका शासक था, कनिष्क के शासक समय में हुआ था। और कुंडलबल इसका स्थान है। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा इस सबको, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, चलिए इसमें हम प्रमुख महाजनपद को देखेंगे, ठीक है। इधर महाजनपद का नाम है, इधर राजधानी का नाम है, इधर विशेषता क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो इसको एक नजर हमने देख लेते हैं। मगध का राजधानी राजगिर या राजगीर है। राजगीर के गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पटना या गया बिहार में है। अंग चंपा इसका राजधानी है। काशी को वाराणसी यानी या बनारस इसका राजधानी है। वजीर का वैशाली या विदेह मिथिला राजधानी, खाली राजधानी बता देते हैं, ठीक है। कौशल श्रावस्ती इसका राजधानी है। कुरु इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी है। चेदी शक्ति मती इसका राजधानी है। और मल्ल इसका राजधानी कुशीनगर एवं पावा है, यानी कि पावा है। अस्मक का राजधानी पोदन्य या पोतन है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी है। और पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र एवं कौम्प्लिय है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर है। मत्स्य का राजधानी कहाँ है, तो देखा विराटनगर है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर हो जाएगा। और पंचाल का राजधानी अहिचित्र और कौम्प्लिय है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर में पड़ता है। अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती हो जाएगा। गंधार का तक्षशिला एवं पुष्प कलावती हो जाएगा। और सुरसेन की मथुरा हो जाएगा। कंबोज का राजपुर हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है। अगला टॉपिक का नाम है मौर्य काल बाबू, याद रखिए अगला टॉपिक का नाम क्या है, मौर्य काल। इसका समय 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, तो पन है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, त्याग रखना कुणाल है, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, त्याग रखना विशाखा दत्त है, जो कि मुद्रा राक्षस का लेखक है। यह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादशी भी था, याद रखना है कौन है, तो मौर्य सम्राट अशोक है। याद रखिए कौन है, तो याद रखना मौर्य सम्राट अशोक है बाबू, याद रखिएगा मौर्य सम्राट क्या है, अशोक है। अगला है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान की ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया, तो याद रखना बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया। आगे को बढ़ते हैं, आगे है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, त्याग रखना चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, त्याग रखना बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावती किया था, त्याग रखना कारुबाकी हो जाएगा। आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे के है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है, तो याद रखना मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो याद रखना तक्षशिला में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो याद रखना 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो याद रखना राजनीतिक नीतियां पर बाबू, याद रखना राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो रखना अशोक ने बनवाया था। देखिए कितना बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको VVI मान लीजिएगा बाबू, याद रखिएगा इसको VVI जरूर मानिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो रखना अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सत्यापत कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप किस जिले में स्थित है, याद रखना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे की बढ़ते हैं, आगे क्या है जो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, याद रखना लकड़ी का बना था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो देखना आजीविका ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत का
तक फैला हुआ था। तो याद रखना रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से, याद रखिएगा। आगे है कि वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह कौन था? तो याद रखना भ्राबु स्तंभ हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो याद रखना मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो याद रखना तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आगे और बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना इंडिका है, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है कौन है? तो याद रखना विशाखादत्त हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो याद रखना प्राकृत हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखना विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो याद रखना मित्र है, जो कि 7वां अंग है। किसके शासनकाल में डिमिकेश भारत आया था? तो याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में डिमिकेश भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ? तो याद रखना पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, याद रखना पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? याद रखना अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? देव नाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे के अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? याद रखना जेम्स प्रिंसेप था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। आगे है कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज का विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों का उदाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह कौन है? भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो यह तक्षशिला हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। आगे उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में, याद रखना कालसी में स्थित है। सांची स्तूप का किसने बनवाया था? तो याद रखना अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? याद रखना शिलालेख 8वां में। प्रसिद्ध शिलालेख 18वां बाबू, शिलालेख 18वां में हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो याद रखना 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। किसने? याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय शिलालेख लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? याद रखना है किसका उक्ति है? याद रखना मेगास्थनीज की। आगे की मौर्य काल में गुप्तरों को क्या कहा जाता है? तो गुण पुरुष कहा जाता है। अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था? तो मिस्र था। मिस्र का हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आज का सबसे शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? 15 अधिकरणों में विभाजित थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या कर दिया? त्याग कर दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है याद रखना 2 एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु किसे भेजा? तो याद रखना महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक ने के मनसेहरन एवं सहवाजगढ़ से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? याद रखना अशोक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दोनों का उल्लेख किया गया है? याद रखना महाक्षत्रप और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर काल, और जो कि 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्योत्तर काल का समय है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने कर किसने संगु वंश की स्थापना की थी? तो हमेशा रखिएगा पुष्यमित्र। कण्व या कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना वासुदेव था। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना शिमुख था। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना शिमुख था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो याद रखना पुष्यमित्र शंकु का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखना शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो याद रखना महाराष्ट्र में शुरू किया था। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की है? तो याद रखना कडफिस द्वितीय ने। कडफिस द्वितीय ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए हैं। तो याद रखिएगा कि इस वंश के शासकों ने छत्रपति प्रणाली का प्रयोग किया था? तो याद रखना शकों ने। याद रखिएगा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना वास्तुकला में हुआ था। तो हमेशा रखिएगा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना वास्तुकला में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो याद रखना गिरोह द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया था। याद रखें सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? याद रखना तमिलों एवं चेरों का। याद रखिएगा आगे है कि सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बना गया था? तो याद रखना कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो याद रखना भारत ग्रीक यूनान शैली की। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर की उपाधि यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? याद रखना कुषाण वंश के। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? याद रखना कुषाण ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था? याद रखना सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? याद रखना कुषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि शंगु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? याद रखना कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? याद रखना पेन चौवो ने। याद रखना पेन चौवो ने कनिष्क को हराया था, जो क्या था एक प्रकार का चीनी जनरल था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक सांख्य में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? याद रखना कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? याद रखना 57 ईस्वी ईसा पूर्व से। याद रखना 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे की सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? याद रखना प्राकृत। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? पुरस्पुर कनिष्क की राजधानी थी। पुरस्पुर किसका दूसरा नाम है तो बताइएगा। पुरस्पुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कौन? तो याद रखिएगा चरक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों की संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। हमेशा रखिएगा मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सतवाहन वंश ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने आरंभ कराया था। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। याद रखना कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थिति कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाले बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि
ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य, चाणक्य आदि ने कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था? तो याद रखना तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो याद रखना खारवेल था, जो कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि बुद्ध का किसके सिक्कों का पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? याद रखना कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। अयोध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो याद रखना कार्तिकेय के। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो याद रखना 51 ईस्वी सन बाबू। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो याद रखना सब कनिष्क का समकालीन था। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो हमेशा रखना कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? याद रखना गंधार शैली कहते हैं। सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? याद रखना अमरावती सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? याद रखना मत्स्य पुराण में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के पूर्वी रोमन शासक जस्टिसियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? याद रखना विधि के क्षेत्र में था। याद रखिएगा। अगला टॉपिक का नाम है संगम काल, याद रखना है। अगला टॉपिक का क्या नाम है? संगम काल। तो देखेंगे संगम काल को। फर्स्ट पॉइंट है संगम काल का। संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? याद रखना कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो हमेशा रखना कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो याद रखना आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो याद रखना संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो याद रखना स्कंदगुप्त हो जाएगा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना कला और एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? याद रखना गुप्त काल से संबंधित है। आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कवि कालिदास किसके राज कवि थे? याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित थी? याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था क्या? नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? याद रखना भानुगुप्त से है। फायान किस शासनकाल में भारत आया था? याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था कौन? याद रखना गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? याद रखना चीन का निवासी था। सेतुबंध रचनाकार पर्व से द्वितीय किस वंश का शासक था? याद रखना बकाटकम। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो याद रखना समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सुक्रोपम कहा गया है? तो याद रखना कौहम स्तंभ लेख में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि फायान एवं हुएनसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो याद रखना चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः दोनों को। धन बतेरी थे? याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आगे देखते हैं गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? याद रखना राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? याद रखना देवगढ़ का दशवावतार मंदिर हो जाएगा। देवगढ़ का दशवावतार मंदिर हो जाएगा। अगर बढ़ते हैं कि जनता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? याद रखना 16, 17 एवं 19 का। आगे है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हैं? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हैं। गुप्त वंश जो कि 319 से 320 इसका समय है को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो याद रखना अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? याद रखना गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे देखते हैं किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? याद रखना गुप्त वंश के। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? याद रखना चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित
मालविक अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो याद रखना अग्निमित्र हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो याद रखना प्रयाग के। किस काल के स्त्रियों की पुरुषों की से बराबरी थी? तो याद रखना गुप्त में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखना समुद्रगुप्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाले बाबू, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमेशा याद रखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा। आगे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो याद रखना भारत में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? भारत में स्थित है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की वह कौन थे? तो याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो याद रखें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया उसका नाम क्या है? स्कंदगुप्त हो जाएगा। शक विजेता किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेहरू का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो याद रखना गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो याद रखना समुद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो याद रखना गुप्त वंश हो जाएगा। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखना बाघ या धार में स्थित है। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो याद रखना 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो याद रखना गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा की आरंभ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे एक यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो रखना कुमार संभव हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रखना एरन अभिलेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मेहरकुल का संबंध था? याद रखना हुनों से संबंध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो याद रखना है ताम्र लिपित से। याद रखना ताम्र लिपित से। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो याद रखना रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम को। पुंड वर्धन भुक्ति अवस्थित है? याद रखना उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय रूप से में स्थापित किया? आर्यभट्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो याद रखना जब राम गुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो याद रखना गुप्त युग को है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो याद रखना विष्णु थे। मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो याद रखना 4th सदी में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे क्या है आगे कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो याद रखना कालिदास ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ? का युग था? याद रखना गुप्त युग है बाबू, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? याद रखना गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? याद रखना उपज का 6वां भाग हो जाएगा। अगला टॉपिक का नाम है गुप्तोत्तर काल। याद रखिएगा अगला टॉपिक का क्या नाम है? गुप्तोत्तर काल हो जाएगा। पुष्यमित्र वंश या वर्धन वंश हो जाएगा। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखना पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो याद रखना हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो याद रखना ह्वेनसांग आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार। चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय को किसने पराजित किया था? याद रखिएगा चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय को किसने पराजित किया था? याद रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? याद रखना हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट की
दरबारी कवि थे, याद रखना हर्षवर्धन की। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा, याद रखना 14 साल रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, याद रखना हर्षवर्धन को कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, त्याग पुलकेशिनी द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, त्याग नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, याद रखना कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी, याद रखना बाणभट्ट ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे कि हर्षवर्धन अपनी अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था करता था, याद रखना प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, याद रखना हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, याद रखना अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, याद रखना मथुरा था। यह भी भानवाट निवासी था, कहाँ के, याद रखना थानेश्वर का निवासी था। नागानंद की रचनाकार कौन था, याद रखना हर्षवर्धन नागानंद की रचनाकार था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे, याद रखना हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, याद रखना हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। तो हमेशा याद रखिएगा ये सबको, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में बहुत बार ये सब सवाल आ चुका है, तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण सीयूकी की रचना है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा, याद रखना हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, याद रखना हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, याद रखना शशांक हो जाएगा। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, याद रखना हर्षवर्धन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, याद रखना बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत को का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है, तो देखा 634 ईस्वी है। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंक थे तो ईस्वी में 556 प्लस 78 यानी कि 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में नहीं थे, याद रखना कलहन की पुस्तक में नहीं थे। आगे और देखते हैं, आगे क्या है जो आगे के सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया, याद रखना कन्नौज स्थानांतरित किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ स्थान कौन जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, उसका नाम क्या है, तो याद रखना प्रयाग हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, याद रखना पुलकेशिनी द्वितीय ने। कौशेक शब्द का प्रयोग किया गया याद रखना रेशम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे क्या है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, याद रखना इनतू के नाम से करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो याद रखना मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, याद रखना कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, तो रखना जोशी मठ हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा, पुरी तथा श्रृंगेरी में है। आगे देखते हैं बाबू प्राचीन भारत का विविध देखते हैं, ठीक है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, देखना मेगास्थनीज ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, इसमें से बहुत सवाल आता है एग्जाम में। इसमें से याद रखना, इस टॉपिक से बहुत सवाल आता है, ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी, याद रखना आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, यानी कि कब्र। आगे कर सकते हैं, आगे क्या है जो आगे किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, याद रखना पंचतंत्र को। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, याद रखना सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है, याद रखना नारायण पंडित है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की, भरत मुनि ने की। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है, याद रखना हेरोडोटस को। प्राचीन नगर किसके बीच स्थित था, प्राचीन नगर किसके बीच स्थित था, याद रखना सिंधु व झेलम के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो
आगे कि वह अंग्रेजी कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो याद रखें चार्ल्स ब्लिंकसन हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो याद रखें शिकार थे। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो याद रखें ताम्र पाषाण युग को। स्वप्न स्वप्नावस्वदता के लेखक कौन है? तो याद रखना भाषा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे की नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो रखना तर्क शास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताए लाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो रखना मिलिंद पन हो जाएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो रखना क्रो मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक नदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त है? तो रखना अरिकमेडु स्थल से प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो रखना ब्राह्मणी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? तो रखना चावल है। कोल्डीवा से प्राप्त हुआ था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रखना रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोर्टू के नाम से दी रिप्लेस ऑफ द इरिथियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनाम लेखक को ज्ञात था? तो रखना अरिक के मेडू का। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे ताम्र ताम्र सम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो याद रखें उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखें गुफाओं के सल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो याद रखें खरोष्टी लिपि है जो कि प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मालती माधव के लेखक थे? तो याद रखें भवभूति थे जो कि मालती माधव के लेखक थे। आगे देखते हैं मुद्राराक्षस राक्षस के नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो याद रखें विशाखा दत्त हो जाएगा। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो याद रखें चंदेल वंश के राजा ने। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो याद रखें संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मातव लंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो याद रखें शैव धर्म के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है? आगे की अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो याद रखें औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखें नरसिंह देव बर्मन ने। किस मंदिर को कला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखें कोणार्क तथा का सूर्य मंदिर को। तो चलिए क्लास एंड हो गया। बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा जो बाबू, सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसा लगा जो। ठीक है, पहला प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया।